नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नर्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज फर्स्ट ईयर का टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पेपर नंबर 2 है आपका, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 3 जेपीएच का, ठीक है। आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क यानी कि चाप के अवकलज और पीडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण, ठीक है। कई बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर थोड़ा फर्स्ट ईयर के लिए भी आप बना दीजिए वीडियो, तो हमने कहा कोई बात नहीं। ठीक है, थर्ड ईयर पे ज़्यादा फोकस इसलिए है कि वो बच्चे जो है पास आउट होंगे तो कम से कम उनका क्या है, किसी पेपर में बैग ना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं चाहता कि फर्स्ट ईयर की बैग रहे, लेकिन वो बच्चे पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है ना। बाकी अब हम फर्स्ट ईयर की भी वीडियोस जो है वो बनाएंगे कंटिन्यू, ठीक है। और आपका कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका उस टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। वो टॉपिक लेक्चर तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारे पास क्या होता है ये देखो, ये बात तो जानते ही कि कोई वक्र है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कोई वक्र है, कोई वक्र है हमारे पास, ये वक्र है और इस वक्र में, ठीक है, हमारे पास क्या है इस वक्र में, ये दो पॉइंट है। ये क्या है, मान लो ये O है तो ये OT क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है, स्पर्श रेखा। और PQ क्या है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन। और PQ क्या है आपके पास, जीवा यानी कि कॉर्ड, ठीक है, ये तो है जीवा। और जो चाप है, जो ये वाला चाप है, तो ये ठीक है चाप है, तो PQ चाप भी है और जीवा भी है। चाप यानी कि आर्क, दोनों है। तो ये बात हमें पता है कि चाप के रास्ते से जाओगे अगर कहीं पर भी और जाओगे आप कॉर्ड के रास्ते से, तो छोटा रास्ता कौन सा पड़ेगा, कॉर्ड का पड़ेगा ना, जो सीधा रास्ता है वो। अगर घूम के जाओगे तो रास्ता लंबा पड़ेगा। जब बात हम जानते हैं कि जो कॉर्ड होती है वो छोटी होती है किससे, आर्क से, ठीक है। हमें जो निकालना है, हमें निकालना है रेशियो, निकालना है रेशियो ऑफ एन आर्क विद इट्स कॉर्ड। इसके कॉर्ड से यानी कि जीवा से इसके चाप का जो रेशियो है वो कितना आता है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, एंगल बन रहा है अल्फा। किसमें बन रहा है ये, स्पर्श रेखा और इस जीवा के बीच, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एंगल कौन सा है, एंगल है QPT या QPM, ये है एंगल मान है तो T ले लो यहाँ पे ना, QPT बराबर अल्फा। अब देखिए यहाँ पे जो कॉर्ड है, जो जीवा है हमारी, वो छोटी होती है आर्क से, और उससे बड़ा कौन होता है, PM प्लस MQ, यानी कि बाकी बची दो रेखाएं PM और MQ, जो बाकी बची दो रेखाएं हैं वो उससे भी बड़ी होती है, उनका योग बड़ा होता है सबसे। हमने क्या किया, इस कॉर्ड PQ का भाग दे दिया, इसमें भी और इसमें भी। या तो कॉर्ड के रूप में आएगा, जीवा के रूप में आएगा, यहाँ पे सीधा सिंपल हम PQ लिख सकते हैं, ठीक है। और PQ का भाग दे दिया हमने PM के अंदर भी और MQ के अंदर भी, दोनों में भाग दे दिया। तो इसमें PM और MQ का जो मान है वो हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से कैसे निकालना है। ये आपका हो गया सॉरी, ये आपका हो गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया Q, इसको मानिए ये है M और ये है आपका P। ये एंगल कौन सा है, अल्फा एंगल है। अब आपको यहाँ पे PM अपॉन MQ निकालना, PQ निकालना है। तो PM अपॉन PQ क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि कर्ड। और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइट में स्मॉल s ले सकते हो आप, ठीक है, या लेंथ ले सकते हो, लेंथ L, ठीक है। तो जो हम कहते हैं कि cos, अगर अल्फा की बात करूं, ठीक है, तो PM यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है इसका, PM है, हाइपोटेनियस कितना है इसका, PQ है। तो PM अपॉन PQ किसके बराबर हो जाएगा, cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही मैं अगर साइन अल्फा लेता हूं तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब यानी कि लेंथ,
तो ये रहेगा क्यू एम या एम क्यू अपॉन पी क्यू, इसके बराबर हो जाएगा साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम से आप समझ जाएंगे, और नॉर्मली करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास एम क्यू अपॉन पी क्यू साइन अल्फा के बराबर। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि P का मान 0 की तरफ Q की तरफ बढ़े, अगर P जो है वो Q की तरफ बढ़े तो क्या होगा? तब क्या होगा कि जो कॉर्ड है ना वो टेंजेंट लाइन PT की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, जो कॉर्ड PQ है और ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, Q की तरफ बढ़ रहा है ऐसे यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ये और ये जो लाइन है ये PQ। ठीक है, PQ कौन सा कॉर्ड और लाइन PT, टेंजेंट लाइन PT जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ये जाएगा तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, छोटा होता जाएगा ना, तो और जब अल्फा का मान भी क्या होगा 0 होगा। तो बताइए, देखिए लिमिट Q टेंड्स टू P R PQ अपॉन कॉर्ड PQ का जो रेशो है वो क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। cos अल्फा का मान cos 0 कितना होता है 1 होता है, और sin 0 कितना होता है 0 होता है। तो 1 + 0 क्या हो गया 1 आ गया। तो बताइए रेशो आ गया इसका R PQ और कॉर्ड PQ के बीच में, यानी कि जीवा और चाप के बीच में, चाप और जीवा के बीच में। ठीक है, क्या आ गया इसका रेशो आ गया। कितना रेशो आया 1 आया। इसका मतलब क्या है कि अगर Q पॉइंट P पॉइंट की तरफ जाए, उल्टा बोल रहे ना, Q पॉइंट P पॉइंट की तरफ जाए तो ये देखो ऐसे हो जाएगा छोटा छोटा बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा होता जाएगा। Q यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैं बताता हूँ, ये आपके पास क्या है चाप है, ये पॉइंट क्या है P है, ये पॉइंट क्या है Q है। ठीक है, ये पहले तो कॉर्ड इतनी है। ठीक है, और ये क्या इसकी टेंजेंट लाइन है मान लेते हैं। ठीक है, फिर P यहाँ की जगह यहाँ पर आ गया, Q या P को आप एक तरफ छोड़ दो, Q को इधर ले लो, कैसे भी ले लो, है ना। Q यहाँ आ गया, दोनों पास पास आ रहे हैं, तो कॉर्ड क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और पास पास आएंगे तो और छोटा हो जाएगा। ऐसे छोटा होते होते क्या हो जाएगा टेंजेंट लाइन के बराबर हो जाएगा, या टेंजेंट लाइन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि कॉर्ड और R PQ और कॉर्ड PQ का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे या एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तब की बात है। ठीक है, ये बात तब की है जब दोनों एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसी पर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये। हाँ, बस नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। जो आर्क है, जो चाप है, उसकी लंबाई का अवकलज। ठीक है, ध्यान रखना, अवकलज का मतलब भाई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं कह सकते इसको हम। देखो अवकलज अलग होता है और डिफरेंशिएशन अलग होता है, यानी कि अवकलज और अवकलन इसमें फर्क होता है। ठीक है, अवकलज का मतलब dy/dx और अवकलन का मतलब अवकलज होने के बाद, जैसे हम कह सकते हैं कि y बराबर sin x, इसका अवकलज क्या है, तो dy/dx इसका क्या है अवकलज है, यानी cos x क्या है अवकलज है, रिजल्ट आया है। ठीक है, और अवकलन एक प्रोसेस होता है जो sin x को cos x में बदलता है। ठीक है, sin x को cos x में जो चेंज करता है वो एक प्रोसेस होता है, और dy/dx क्या है अवकलज है, यानी कि डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हमें कार्तीय सूत्र बताना है, कार्टेशियन फॉर्म बताना है, और ऐसे ही इसमें आपके पास पोलर फॉर्म भी होगा और आपका पैरामेट्रिक फॉर्म भी होगा, यानी कि प्राचर भी होगा। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या बता रहा है। डायग्राम बता रहा है कि ये चाप है, ये ए से शुरुआत हो रही है, लेकिन बिंदु PQ एक चाप है। ठीक है, बिंदु PQ एक चाप यानी कि आर्क है। ठीक है, P पर मान लेते हैं भाई ये S था और P से Q पर गया तो डेल S बढ़ गया। ठीक है,
पी से क्यू पर गया तो डेल एस लंबाई बढ़ गई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस में कितनी लंबाई बढ़ी तो डेल एक्स बढ़ी, और वाई में कितनी बढ़ी डेल वाई बढ़ी। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई पी का जो निर्देशांक है, पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है एक्स वाई है, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, जो एक्स और वाई एक्सिस में के अनुसार है कि उसके डायरेक्शन में जो लंबाई बढ़ी है वो डेल एक्स बढ़ी है एक्स में और वाई में बढ़ी है डेल वाई। ठीक है, ऐसे ही आर्क कितना बड़ा है, आर्क की लंबाई पहले थी एस, अब हो गई डेल एस। ठीक है, हम यहां पर मान लेते हैं कि देखो एस जो है ए बी की लंबाई है, ए से लेकर पी तक की लंबाई कितनी है एस है, ए से लेकर क्यू तक की लंबाई कितनी है डेल एस प्लस डेल एस। ठीक है, और जो जीवा है पी क्यू से सीधी जीवा है जो, ठीक है, और ये तो हो गया हमारा चाप, इसकी लंबाई कितनी हो गई एस प्लस डेल एस पूरी, पी से लेकर सॉरी ए से लेकर और क्यू तक की। लेकिन इसके बीच में जो पी है और ये जो क्यू है इससे सीधी सी जो रेखा है इसकी लंबाई कितनी है डेल एल है। ठीक है, अब देखो ये एक जो त्रिभुज बन रहा है पी एल और क्यू, ऐसे बन रहा है ना, ये क्यू है ये पी है और ये एल है, तो ये वाली तो कितनी है डेल एस है, ये वाली कितनी है डेल वाई है। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास ये है डेल एल। ठीक है, ऐसे इस तरह से यहां पर ये सीधा है बिल्कुल, और ये ऐसे। ठीक है, ये पी है ये एल है, ये डेल एस और ये कितना हो गया हमारे पास डेल वाई। तो हम कहते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी एल का स्क्वायर प्लस एल क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी एल का स्क्वायर प्लस एल क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है भाई डेल एल का स्क्वायर, पी एल कितना है डेल एक्स और एल क्यू कितना है डेल वाई। लिख दिया अपन ने, यहाँ पे सेम काम किया, डेल एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया सब में, यहाँ पे भाग दे दिया, यहाँ पे हो गया डेल एल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर वो डेल एल जो है वो डेल एक्स के बराबर हो सकता है ना, जितना लंबाई बड़ी है डेल एल, अगर कब हो सकता है जब पी क्यू की तरफ जाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, या फिर हम ऐसा कर भी सकते हैं कि डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अगर हम करना चाह रहे हैं तो अपने ऊपर नीचे डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल एल हम लिखना चाह रहे हैं, तो डेल एक्स अपॉन डेल एल लिखना चाह रहे हैं तो हमने ऊपर नीचे डेल एल से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमें एक वैल्यू पता है, देखो हमें डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पे क्या लग गया अंडर रूट लग गया, 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब जब क्यू पी की तरफ बढ़ रहा है, जब क्यू पी की तरफ बढ़ रहा है यानी कि जो वक्र है वो बंद हो रहा है, ऐसे बंद हो रहा है। ठीक है, जब क्यू पी की तरफ आ रहा है तो यानी दोनों एक ही बिंदु पे आ जाएंगे, जब एक बिंदु पे आ जाएंगे तो दूरी क्या रहेगी दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगी, दूरी कुछ भी नहीं रहेगी, इसका मतलब जो चाप है और जो जीवा है, जो कॉर्ड है, जो आर्क है, दोनों एक दूसरे के अंदर जाके मिल जाएंगे, उनके बीच की दूरी कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, दोनों बिंदु में तो रेशो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, वही वाली बात है यहाँ पर। तो इनके बीच की दूरी कितनी है डेल एक्स है वो हो जाएगी 0। ठीक है, डेल एक्स कुछ रहेगा नहीं, तो लिमिट लगा देते हैं दोनों तरफ, डी एस हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, हम लिमिट लगाएंगे तो डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या बन जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लगेगी लिमिट तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना वो आपको याद रखना है जब भी एक कार्टेशियन फॉर्मूला आपसे पूछा जाए। ठीक है, जब भी कार्टेशियन सूत्र आपसे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला किसका है, ये है लेंथ ऑफ एन आर्क, उसका डेरिवेटिव, किसी भी चाप के लेंथ का डेरिवेटिव है ये। x क्या है इसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, और s क्या है वही लंबाई, किसकी चाप की लंबाई, x के सापेक्ष इसका क्या निकाल रहे हैं अवकलज निकाल रहे हैं। ठीक है, वो क्या होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। ठीक है,
समझ में आ गई। यहाँ पे जो प्लस माइनस का साइन है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये पता कब चलेगी, जब x बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेना है और जब x कम होगा तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, जब x, क्योंकि जब x बढ़ेगा तो s भी तो बढ़ेगा। ठीक है, जब x बढ़ेगा तो s भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो फॉर्मूला कैसे बना मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद जो फॉर्मूले हैं, यानी कि कार्तीय रूप तो हो गया अपना, पोलर फॉर्म है और एक दो फॉर्मूले और हैं, उनको मैं करवाऊंगा नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं समझना, हमको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इनके जो प्रूफ है वो नहीं आते, यहाँ पे समझाना जरूरी था, इसलिए मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नोट जरूर करिए ना, नोट करके फिर आप कर सकते हैं इसमें। देखो बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सबके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब वक्र का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर fx फॉर्म का हो, तो तुमने अभी सीखा ही था कि dx अपॉन dx। ठीक है, तो y बराबर fx फॉर्म का है तो ds अपॉन dx होगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, जब कर्व इसी का उल्टा कर दे हम, यानी कि y बराबर fx की जगह x बराबर f ऑफ y हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो सिंपल सा है, ds अपॉन dy हो जाएगा, और जहां पर y आ रहा है वहां पे x, जहां पे x आ रहा है y, यानी कि dy अपॉन dx की जगह क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले को, कुछ नहीं करना। भाई समीकरण आपको y बराबर fx फॉर्म की मिलेगी, यानी कि इस टाइप की कोई मिलेगी, जैसे y बराबर sin 2x टाइप का अगर हो गया तो, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर sin 2y हो जाएगा। पसंद आ रही है ना, तो इस तरह के फर्क आएगा, है ना। अब आ जाती है ध्रुवीय फॉर्मूला, यानी कि पोलर फॉर्म। तो इसमें दो तरह से आपको पता होना चाहिए, ध्रुवीय फॉर्म का मतलब क्या होता है, आर और थीटा फॉर्म होती है। ठीक है, आर और थीटा फॉर्म होती है, तो आर और थीटा फॉर्म में जब कर्व आर बराबर एफ ऑफ थीटा फॉर्म में हो तो ds अपॉन डी थीटा हो जाता है। ठीक है, देखो नीचे थीटा आ जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, हर जगह ऊपर तो हमेशा ऐसे रहेगा, ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ds अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह अगर थीटा बराबर एफ ऑफ आर हो, थीटा बराबर एफ ऑफ आर हो तो ds अपॉन डी आर बन जाएगा ना, ds अपॉन डी आर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा r। यहाँ पे अगर r है तो r आ रहा है, यहाँ पे अगर थीटा है अंदर तरफ तो थीटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अंदर y है तो नीचे y आ रहा है, यहाँ पे नीचे x है तो x आ रहा है, इसी को ध्यान रखना। तब देखो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, r डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1। आप इससे ना ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसमें यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये प्राचल रूप में। प्राचल रूप क्या होता है, जब हमें x और y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दे रखा हो, जब हमें x और y का मान क्या दे रखा हो, किसी तीसरे चर के रूप में दे रखा हो, तो तीसरा चर कौन है, यहाँ पे t है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राचल समीकरण बोलेंगे। ठीक है, x का मान भी t के रूप में, y का मान भी t के रूप में, किसी तीसरे के रूप में, है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, हमें इसका मतलब क्या चाहिए, ds अपॉन dt चाहिए, तो हमने क्या किया, ds अपॉन dx इनटू dx अपॉन dt, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया। हम जानते हैं हमें ds अपॉन dx का मान भी पता है यहाँ से, ठीक है, और ds अपॉन dt का मान हमें यहाँ से मतलब रख के निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, ये मान तो उठा के यहाँ रख दिया, इसको हम अंदर लेके आ गए, तो अंदर लेके आए तो वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर हो जाती है, तो 1 से हुआ तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पता से कैसे, और ये इसके अंदर चला गया तो ds अपॉन dt का होल स्क्वायर भी साथ में लग गया। ठीक है, पावर कितनी है, 1/2 है, ds कट गया, क्या रह गया, dy अपॉन dt रह गया होल स्क्वायर में, तो dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, यानी कि अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, समझ में आ गई। तो इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मूला किसी से भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर ds अपॉन d थीटा है तो आप इसमें भी निकाल सकते हो। ठीक है, ds अपॉन d थीटा
वाली फॉर्म को भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ds अपॉन dr इंटू dr अपॉन d थीटा, ठीक है, मतलब सॉरी ds अपॉन dr चाहिए हमारे को ना, तो ds अपॉन d थीटा इंटू dr अपॉन d थीटा, d थीटा अपॉन dr, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे मैंने क्या किया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ds अपॉन d थीटा का मान ये वाला उठा के रख दूंगा और साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा d थीटा अपॉन dr से, मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। आप देख लो, यहाँ मैं फर्स्ट वाला उठा देता हूँ, फिर जगह मिल जाएगी आपको भी, है ना। ये उठा देता हूँ, आप बाकी है ना स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो देखिए ds अपॉन dr बराबर ds अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dr, तो ds अपॉन थीटा का मान यहां से रखता हूं r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में d थीटा अपॉन dr, इसको अंदर लेके आता हूं तो स्क्वायर में चला जाएगा ये r स्क्वायर, साथ में d थीटा अपॉन dr का भी होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा dr अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो r, देखो r का r d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो d से d कट गया, dr से dr कट गया, क्या रह गया, 1 रह गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और यही फॉर्मूला हमारे पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे मैं ये ले आया, तो आप कैसे भी ला सकते हो, ठीक है, जो चाहिए उसको लिख लो, दो बाकी वैल्यू को निकाल लो, ठीक है बच्चों। तो इनको फॉर्मूला को याद रखना है, याद रखोगे तो ही काम चलेगा, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा। बहुत ही इजी प्रश्नावली है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है, आपको पता नहीं चलेगा कब पूरी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए चैनल से। थैंक यू।